दो चैप्टर हम लोग कर चुके हैं थ्योरी के। और आपको लगता होगा कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी हो रही है, प्रैक्टिकल कब स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर और है। ये चैप्टर 2 दिन का, 2 क्लास का टाइम इसमें लगता है, या ज्यादा ज्यादा टू क्लासेस इसमें लगती हैं। और इसको करने के बाद जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी हम लोगों के अंदर आती है, उससे फिर आगे प्रैक्टिकल जब हम करते हैं ना, दैट बिकम्स टू इजी। वो करना है। तो हो सकता है कि आपके स्कूल में शॉर्टकट में इन्हें निपटा दिया गया हो, जल्दी जल्दी करवा दिया गया हो, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं चलता। हम लोग लेके चलते हैं इसको डेप्थ में, और आप समझेंगे। और इस तरीके से कि रटने की जरूरत ना पड़े, आपको चीजें समझ में आए। गॉट इट? ठीक है जी। चलिए। तो आपके सामने डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा होगा, देखिए, कैन यू सी द डॉक्यूमेंट विद यू? ऑनलाइन वाले देख पा रहे हैं इसे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का डॉक्यूमेंट है। यस यस। सर। यस सर। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप है, प्रिंसिपल्स हैं, अजम्पशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, पोस्टुलेट्स हैं, और इनके बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। और मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में मतलब इनके बारे में, इनकी फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। नेसेसिटी, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ये बहुत सारी चीजें आ रही है। लेकिन आओ जरा समझें कि ये एक्चुअल में है क्या, मतलब क्यों हम पढ़ रहे हैं इनको, इनका जन्म कैसे हुआ। सो आई नरेट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू ऑल ऑफ यू, उसकी मदद से आपको ये अच्छे से समझ में आने वाला है। अ, क्या कोई व्यक्ति, आप में से कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई एकता कपूर के सीरियल देखे हैं किसी ने? सुना होगा थोड़ा उसके बारे में? नहीं? इधर से ऑनलाइन में नो सर। किसी को भी नहीं पता? नो सर। कार्तिकेय, आनंद, काशवी, इधर मोक्षा, मैंने शौर्य, सुना है पर देखा नहीं है मैंने। हाँ नहीं सुना? चलो मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराऊंगा आज। एकता कपूर के सीरियल कैसे होते हैं, बोलेंगे ये क्या मजाक चल, मजाक नहीं चल रहा। माई ईच एंड एवरी स्टोरी इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट। मैंने 2001 में जॉब करना शुरू करा, तो कहानी घर घर की एक स्मृति जुबिन ईरानी का सीरियल आता था, कहानी घर घर की। नौकरी करते हुए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए भाई, वो सीरियल अभी तक चल रहा है, खत्म ही नहीं हुआ। एक नौकरी बदल ली, दूसरी बदल ली, वो चलता चला जा रहा है। मतलब इटरनल सीरियल है। एकता कपूर के सीरियल ऐसे होते हैं। और एकता कपूर के सीरियल में क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं ना, स्पेशली जो फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं, बढ़िया स्त्री आयरन करी हुई साड़ियां पहनती हैं, चक गहने पहनते हैं। जब वो उठती हैं तो ऐसा लगता है कि किस तरह से मेकअप करके बढ़िया साड़ियां पहन के वो चलती हैं। और मान लो कोई घटना हो जाती है, तो वो देखोगा एक तक नहीं, मैं थोड़ा विजुअल, मान लो जैसे कुछ भी हो जाए, मान लो, तो क्या होता है, तन तन ऐसे म्यूजिक बज रहा होता है। कैमरा पहले इसके चेहरे पे जाता है, फिर इसके चेहरे पे, फिर इसके चेहरे पे, मतलब 3-4 बार तो कैमरा हर एक के चेहरे पे घूमता है। सबके एक्सप्रेशन को दिखाता हुआ चलता है। एकता कपूर का सीरियल ऐसे ही चलता है। ठीक है जी। तो एकता कपूर के सीरियल को आपको अपने दिमाग में रखना है, जो मैं स्टोरी नरेट कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या, अजम्पशंस क्या, कन्वेंशंस क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। है ना? ये तो इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपने देखा होगा एकता कपूर के सीरियल में एक माँ होती है, उसका एक बेटा होता है, फिर बेटा कभी माँ के अगेंस्ट हो जाता है, कभी उसके फेवर में चला जाता है, नई बहू आती है उसके अगेंस्ट, उसके फेवर, जिन्हें कहते हैं ना सास बहू की सीरियल, उस तरह की कहानी। देयर वॉज अ लेडी, वो विडो होती है, उसका एक ही बच्चा होता है, एक लड़का होता है, उसकी शादी हो रही होती है। शादी का सीन घर में, आप विजुअलाइज करिए, जब आप किसी के घर में जाते हैं, शादी वाले सीन में क्या होता है, सारे घर में हलचल मची हुई होती है। और एक रूम होता है जहां पर शादी का सामान रखा जाता है। और घर के बाहर की तरफ तो आपने देखा होगा, वो जो भाजी बनती है, हलवाई बैठे होते हैं, मिठाइयाँ बनानी होती है। शादी के बाद सबको मिठाई का डब्बा देके वापस भेजते हैं ना। या तो आप रेडीमेड मंगवा लेते हैं, या अपने घर में बनवाते हैं अपनी आंखों के सामने। तो ज्यादातर लोग अपने आंखों के सामने बनवाते हैं, वो इकोनॉमिकल भी पड़ता है और क्वालिटी भी उसकी अच्छी रहती है। बाहर से मंगवाएंगे, कितना दिन पुराना दी जाए, ऐसा करके चलता है। फिर वो से मूवी, शाहिद खरगोश कपूर की और अमृता राव की, इसका नाम था विवाह। याद है किसी को? नहीं था? किसी को भी नहीं पता? उस मूवी में देखा था ना, एक अमृता राव एक कमरे में बंद हो जाती है, उसमें फायर क्रैकर्स भी रखे रहते हैं, मिठाइयाँ, कपड़े भी रखते हैं। तो अचानक अंदर से, बाहर से एक रॉकेट आता है, उस कमरे में आग लग जाती है, और अमृता राव का चेहरा जल जाता है। फिर उसमें वो थोड़ा सा सिंपैथेटिकल सीन शुरू हो जाते हैं, शायद कपूर कपूर उससे शादी करता है, बाद बहुत कुछ होता है वैसा। तो ये सर भी मैंने सीन इस, देखी है। हाँ देखिए ना आप, हाँ। इस स्टोरी में भी ऐसी एक रूम होता है, जिसमें मिठाइयाँ, कपड़े उपड़े रखे रहते हैं। और बाकी बारात जब चली जाती है, मतलब शादी के लिए चली जाता है, लड़का बारात लेके चला जाता है अपनी वाइफ, फ्यूचर वाइफ से मिलने के लिए, शादी करने के लिए। और घर में वो छोड़ते हैं, घर खाली छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा होता है? शादी वाला घर खाली छोड़ा जाता है क्या? एक बड़ा बुजुर्ग कुछ, अब ये मम्मी कहती है कि मैं रुक जाती हूँ,
मामा मामा को बोलते तुम जाओ बारात वारात देखो, लड़की को लेके आओ, ठीक है। अब क्या होता है कि बारात चली जाती है, वहां सब कुछ होता है। जब ये वापस आते हैं घर में, तो अब आप एकता कपूर के सीरियल का सीन विजुअलाइज करिए। लड़का लड़की दरवाजे पे खड़े हैं, ये लेडी आरती की थाली लेके बैठ खड़ी है, और दरवाजे में देखोगे ना, एक लोटा जिसमें चावल होते हैं, एक एक लाल रंग के पानी का, जिसमें लड़की अपने पैर रख के अपने शुभ कदमों को पहले दायां पैर बायां पैर करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। दैट वाज अ सीन देयर। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मम्मी आरती की थाली लेके ऐसा करना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले ना एक काली बिल्ली रास्ता काट जाती है। अब आपको मालूम है ना, काली बिल्ली जब रास्ता काटती है तो एकता कपूर के सीरियल में क्या होता है, छन टना ना चलता है। अच्छा, मम्मी फिर दूसरा कदम उठाए तो काली बिल्ली इस तरफ भाग जाए। एक्चुअली वो काली बिल्ली चाह रही थी उस कमरे में जाना जिसमें मिठाइयाँ उठाइयाँ लगी, ताकि अपना मुंह मीठा कर सके, वो भी शादी के मौके पे कर ना पाए। तीसरी बार जाने की कोशिश करे, फिर से काली बिल्ली आ जाए। अब समझते हैं ना, काली बिल्ली का आना क्या होता है, बहुत बड़ा अपशकुन होता है एकता कपूर के सीरियल्स में भाई। तो वो क्या करती है, अपनी थाली, बोलते हैं, यार इस बिल्ली को पकड़ो जरा, ये कहाँ अपशकुन कर रही है। अब आप सोचिए, बिल्ली को पकड़ना क्या आसान काम होता है। तो पूंछ उठा के भाग रही है पूरे घर में, नहीं पकड़ पा रहे कोई। माँ क्या करेगी। और मुहूर्त बीता जा रहा है, वो लड़का लड़की दरवाजे में एंट्री के लिए तैयार खड़े हैं भाई। हाउ दे हैव टू मूव। वो कहती है ये थाली पकड़, पड़ोसन को पकड़ाती है। वो कह रहा है, टोकरी लाओ एक फटाफट से। आपने देखा ना, बांस की टोकरी जिसमें मिठाइयाँ रखी जाती हैं, होती हैं हलवाइयों की टोकरी, होती हैं अलग तरह की। वो टोकरी मंगाते हैं, और जैसी बिल्ली आती है, वो लेडी टोकरी उसके ऊपर फटाक से रख देती है। और फिर अक्षय कुमार की भूल भुलैया का सीन चालू हो जाता है। टोकरी चल रही है, याद है, देखा था किसी ने अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया का। वो महल में जाते हैं, उसमें टोकरी चलती हुई दिखती है, और राजपाल यादव चिल्ली करके भाग जाता है। पता चलता है उसके अंदर बिल्ली होती है। भाई बिल्ली एक टोकरी का वजन तो उठा ही सकती है। फिर से अपशकुन हो जाए, बिल्ली निकल आए। मम्मी क्या करती है, टोकरी के ऊपर बैठ जाती है। अब मम्मी भारी भरम, बिल्ली खूब जोर लगाती है। तुम एक बस में बैठे हो, तुम बैठे बैठे बस को पलट दोगे क्या। वही हाल बिल्ली का है, नहीं पलट सकते। फाइनली बिल्ली गिव अप, और वो शांत हो जाती है। मम्मी को लगता है कि हाँ सब कुछ शांत हो गया है, चलो भाई ठीक है। उधर लड़का और लड़की गेट पे खड़े हैं। लड़के को तो फर्क नहीं पड़ा, लड़की बड़े ध्यान से देख रही है, अरे ये हो क्या रहा है इस घर में, इस घर में मेरी एंट्री हो क्या रहा है इस घर के अंदर। दैट इज द सीन हियर। अच्छा, अब फिर वो कहती है लाओ आरती की थाली दो। आरती वारती करती है, ठीक है। फिर वो लड़की लोटे पे लात मारती है, अंदर अंदर करती है, और फिर उसकी माँ बोलती है भाई आण दो। अंदर आ जाते हैं। लकीली क्या होता है, ये सब होने के बाद वो जो लड़का लड़की थे, उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से बीतता है, और बहुत बढ़िया तरीके से उनकी शादी वादी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। मतलब 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कोई शोर शराबा कुछ नहीं। ब- मम्मी बेटी की तरह वो रहना शुरू करते हैं, उनका परिवार बढ़ता है, बहुत तरक्की होती है, सब अच्छा होता है। 25-26 साल बाद सास भी कभी बहू थी, रोल बदल जाते हैं। अब वो जो लड़की दरवाजे में खड़ी थी, आज वो इस तरफ खड़ी है आरती का थाली लेके हुए, क्योंकि उसका बेटा शादी करके किसी को लेके आ रहा था। ठीक है जी। मैं शी वॉज रेडी, आरती का थाल लेके, लड़का और बेटी उसकी वो मतलब डॉटर इन लॉ खड़े हैं दरवाजे पे। वही सब कुछ, लोटा और वही सब कुछ, एवरीथिंग वाज देयर। अच्छा, बिफोर शी स्टार्ट आरती, वो कहती है बिल्ली लाओ। क्या बोलती है, बिल्ली लाओ। तो बोलते टोकरी लाओ। बिल्ली टोकरी आ जाती है, बिल्ली टोकरी के ऊपर बैठती है, और लड़का लड़के को बहुत प्यार से देखती है। फिर आरती की थाली लेती है, आरती वारती करती, फिर बोलती है आने दो। ठीक है जी। हाँ, ठीक है। अब मुझे बताइए, आप ही बताइए बेटा मुझे, कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया होगा। आई जस्ट वांट, हम उससे नहीं नहीं, कस्टम प्रिंसिपल तो क्या, हाँ बोलो। अच्छा चलो ठीक है, तुमने ये सोचा, ऑनलाइन में बताया था कोई मुझे, उसने क्यों सोचा होगा ऐसा। सर उसे लगा होगा कि इस घर में होता ही ऐसा है, रस्म है ऐसा कुछ। कौन बोला ये बच्चा। अनंत। अच्छा, और बाकी, बाकी लोग बोलिए, और फिर क्या बोलती है गुड विधि। लक पहले कि उसे लगा कि पहली बार एक गुड लक था तो दूसरी बार भी गुड लक होगा। उसने सोचा, शी अज्यूम्ड। उसकी मम्मी ने बोला था जाते समय, बेटी जिस घर में जा रही हो ना, उसकी सारी रस्में रिवाज को माइनटली ऑब्जर्व करना, लोगों को अपना बनाने की कोशिश करना, उनके रिचुअल्स को इंपॉर्टेंस देना। देखे देखे वही तो देख रही थी, बिल्ली, टोकरी, आरती, आण दो। मैंने कहा बढ़िया है तो यार,
उसने भी ऐसे करा, उसकी मम्मी ने बोला था, उसने फॉलो किया। उनकी लकीली मैरिड लाइफ बहुत शानदार बीती, उनको अच्छा लगा। उसने कहा होता होगा भाई, ही अज्यूम कि भाई इस घर में शायद यही रीति रिवाज हो, उसने ऐसा अज्यूम किया। ठीक है जी। लकीली क्या हुआ, उसका जो बेटा था उसकी भी मैरिड लाइफ बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से चला। तीसरी जनरेशन आई, वहां भी यही सारी रस्में चली, सब बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन पड़ोस वाला घर और पड़ोस वाला घर, वहां शादी हो जाए 1 साल से ज्यादा चले ना, डिवोर्स, तलाक, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, पीछे पे चलती चली जाए। तो अड़ोसी और पड़ोसी दोनों सोचे यार, हमारे यहाँ शादी, सेम मुहूर्त, सेम नक्षत्र, सेम पंडाल, सेम हलवाई, सब कुछ बढ़िया, लेकिन हमारी शादी टूट जाए, इनके यहाँ क्या ना हो। चलो देखते हैं क्या होता है। फेरे वैसे ही हो रहे हैं, पंडित वैसे ही, पूजा रिचुअल सब कुछ वैसा ही है। ओहो, बिल्ली, टोकरी, आण दो, ये नहीं होता हमारे यहाँ। चलो भाई, उन्होंने क्या करना शुरू करा, अगली बार कोई हमारे यहाँ पर मैरिज वगैरह होगी, विल डू दिस। पड़ोसी पड़ोसी ने इसको, उस रिचुअल को फॉलो किया। लकीली वो शादी ना चलती ही चली गई, चलती चली गई। उन्होंने कहा तो बढ़िया चीज है यार, ये तो लगता है कि पड़ोसी वालों ने कोई टोटका ढूंढ रखा है ना, बिल्ली का शगुन करके, एंड दे प्रोसीड इन दैट वे। फिर आस पड़ोस में और अब तुम्हें पता है ऐसी चीजें छुपती थोड़ा ही हैं। अगर आपको लगे कि शादी में कोई एक रस्म निभा के आपकी शादियां सक्सेसफुल हो जाएं, बहुत अच्छे से चले, तो क्यों नहीं करो उसको, करते हैं लोग। तो अड़ोस पड़ोस में अच्छे से होने लग गया सारा। धीरे धीरे उस मोहल्ले में, उस टाउन में ये रस्म निभाई जाने लगी। पता चला कि उस राज्य में, उस स्टेट में डिवोर्स का रेट बहुत ज्यादा था, एक्सेप्ट दिस टाउन। इस टाउन में तो जो शादी हो जाए तो जन्मों जन्मों का बंधन हो जाए, यहाँ तो कोई डिवोर्स ही ना हो, सब बढ़िया से चले। लेकिन पूरे टाउन में परेशानी। सरकार ने एक कमेटी बिठाई, पता लगाया कि भाई क्या खास है इस टाउन में, यहाँ कोई शादी टूटती नहीं, 10 साल, 20 साल, 50 साल हो गए। तो पता लगाया भाई रस्में रिवाज क्या है। ओहो, दिल्ली, नौकरी, आने दो, ये चलता है यहाँ तो सरकार ने क्या करा कि ये मैंडेटरी कर दिया कि भाई जो भी देखो, या तो हम एक छोटी सी रस्म निभा लें, या फिर वो डिवोर्स के खर्चे, लिटिगेशन, लीगल चार्जेस, वो सब कर लें, क्या ज्यादा आसान तरीका है ये वाला। तो सरकार ने क्या कर दिया, बिल्ली, टोकरी, इन पर सब्सिडी देनी शुरू कर दी। और आपकी शादी को मैरिज सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब बिल्ली वाली रस्म निभाएंगे आप लोग। मैंडेटरी कर दिया उस एरिया में। अब लोग मरते ना क्या करते, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एंड लकीली एवरीबडी स्टार्टेड गेटिंग गुड रिजल्ट। और डिवोर्स का रेट 15% से घटकर 2%, 1% और जीरो तक आ गया। ठीक है। तो इस पूरे एग्जाम्पल में, हालांकि ये फैब्रिकेटेड था, एक इमेजिनेशनरी एग्जाम्पल था, लेकिन व्हाट आई वांट टू टेल यू, वो जो लड़की ने एज्यूम किया था, दैट वाज हर assumption, and if that assumption is taken by everybody in the nearby area and that start giving you same result, तो उसको हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। assumption थी, सबने फॉलो करी, और हर व्यक्ति को उस assumption से क्या सेम रिजल्ट निकलने लग जाए, तो क्या बोलते हैं उसे, प्रिंसिपल्स बोलते हैं। और वो प्रिंसिपल्स अगर सरकार मैंडेटरी कर दे, कंपलसरी कर दे, तो क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो एकता कपूर की जय, उसके सीरियल से हमने क्या सीखा कि क्या होती हैं अजम्पशंस, क्या होती हैं कन्वेंशंस, और क्या होते हैं प्रिंसिपल्स, और क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अब हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अगर बोलें, अजम्पशंस क्या होती हैं, वो बिलीफ्स होते हैं, किसके, ट्रेडर के, बिजनेस के लोगों के। वो बिलीफ अगर हम हर बार अप्लाई करते हैं और हमें सेम रिजल्ट मिलता है, तो वो बिलीफ क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स अगर सरकार या गवर्नमेंट क्या कर दे, मैंडेटरी कर दे, तो क्या बन जाते हैं वो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। तो रटने की जरूरत तो नहीं है, यू आर वेरी क्लियर। ये अजम्पशंस बने होंगे, वो कन्वेंशन या प्रिंसिपल में कन्वर्ट हुए होंगे, फिर वो प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन किस में कन्वर्ट हो गई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। तो अगर अकाउंटिंग लेवल पे चलें, तो उनको बोलेंगे अजम्पशंस, फिर बनते हैं प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स के बाद बनते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अगर वो ग्लोबली एप्लीकेबल हो जाएं, तो उन्हें कहते हैं हम लोग IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारा फ्लो चार्ट बनता है वो कैसे बनता है, वो हम यहाँ क्या करते हैं, अकाउंटिंग की अजम्पशंस चलती हैं, अजम्पशंस, उनसे क्या बनते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, उनसे क्या बनते हैं, अकाउंटिंग के क्या बनते हैं, स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, US के अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन आपने देखा होगा मल्टीनेशनल कंपनी, दे
डू बिजनेस इन नंबर ऑफ कंट्रीज। इन्फोसिस का 126 कंट्री में बिजनेस है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी चाहिए, ग्लोबल अकाउंटिंग चाहिए ना। तो ग्लोबल अकाउंटिंग के लिए क्या चलता है, IFRS होता है। मतलब वो ये होते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इन्हें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। ये ग्लोबली चलते हैं। मतलब ये हमारे देश से भी मिलते हुए चलेंगे। मतलब क्या करना होता है, IFRS के केस में each and every country they must align their accounting standard with international standards, तभी तो एक्सेप्टेबल होंगे। तो हमारे देश में दो तरह की अकाउंटिंग होती है, एक IFRS के हिसाब से होती है और एक नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। ऐसा चलता है। पहले अगर हमारी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है ना, तो दो तरह से बनाएगी अकाउंट्स। और IFRS ग्लोबली चलता है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन तरीके से चलता है। सोना नहीं यार, देखो। हाँ, ठीक है। ऐसा करके वो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे अभी। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं कि इनकी फीचर क्या होते हैं, इनके नेचर क्या होते हैं, वो चीजें मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगा। बट इट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट दैट इज देयर इन योर नोट्स। मतलब वो मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप का बना दिया था, कोई बात नहीं उससे। अब हम नोट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। बेटा पहले पेज पे आ जाइए, अब आप फर्स्ट पेज नोट्स का जो है ना उसको देख लेते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव द हार्ड कॉपी, जो यहाँ ऑफलाइन बैठे हैं। और तुम्हारे पास नहीं है थर्ड चैप्टर का, बेटा थर्ड चैप्टर का। तो आइए देखें जरा, क्या ऑनलाइन इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, मुझे बताइए। यस Yes. सर। हाँ जी। तो कुछ रटने वाली चीज नहीं है, दे आर वेरी सिंपल एंड लॉजिकल। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं गैप से। ये कोई फैशन ब्रांड नहीं है, ये है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अजम्पशंस है भाई, सब लोगों ने एक्सेप्ट करा उनको, तो क्या बनाए, वो प्रिंसिपल्स बनाए ना। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं। अच्छा, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हम इनके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो एवरीबडी विल गेट सेम रिजल्ट एंड देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी इन मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उससे सरकार के लिए चेक करना आसान हो जाएगा, ऑडिटर के लिए चेक करना आसान हो जाता है, इवन इंटरनल चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए भी आसान होता है, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनके लिए भी आसान हो जाता है। तो क्या है ये, दे मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप करे गए, जिन्हें अकाउंटिंग कौन डेवलप करा, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ने डेवलप करे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल्स बोला जाता है। पहले पेज पे देखिए, प्रिंसिपल्स बोला जाता है, अजम्पशंस बोला जाता है, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स। ये क्वेश्चन 12th में आया था। पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स होती है एक्सेप्टेड बिलीफ्स, वो होते हैं। एंड मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये वो रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं adopted for recording and reporting business transactions in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statement। ये आपने गैप के बारे में पढ़ा। ये कैसे होते हैं, they are evolved over a long period of time based on experiences of traders। एक्सपीरियंस होंगे, हमने बोला ना assumption था, 4 साल 5 साल तक फॉलो किया, सबका रिजल्ट सेम आया, तो लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। भाई ऐसी कोई रस्म जिसको आप फॉलो करते हैं और रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, क्यों फॉलो करोगे उसको भाई आप। लेकिन जब सबको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू करा। प्रिंसिपल्स देखिए, गैप जो होते हैं ना, ये कौन पास एक्सपीरियंस होता है, यूसेज और कस्टम्स बाय इंडिविजुअल प्रोफेशनल बॉडीज एंड रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड हैव जनरली एक्सेप्टेड अमंग मोस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, इनको हम गैप बोलते हैं। और प्रिंसिपल अकाउंटिंग जो होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते नेचर में, वो बदलते जाते हैं। भाई हो सकता है कि आज से 80 साल 100 साल पहले जो प्रिंसिपल चलते थे, आज वो नहीं चलेंगे, बदल जाएंगे। साइंस के प्रिंसिपल से नहीं बदलते, वो तो पुराने चलते हैं। लेकिन क्योंकि ये सोशल साइंस है, इसके प्रिंसिपल्स चेंज इन कस्टम्स, चेंज इन कमोडिटी, चेंज इन वे ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके हिसाब से बदलते चले जाते हैं। ठीक है बेटा, सोना नहीं है, सोना नहीं है। तुम पिछली बार भी सो रहे थे। तुम जिम होके आते हो क्या, जिम से आते हो क्या, है ना। लग तो रहा नहीं है जिम से होता आता है। चल क्लास के बाद पंजा लड़ाएंगे, ठीक है, क्लास के बाद पंजा लड़ाएंगे फिर। हाँ, ठीक है। अच्छा, हमारे देश में ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये कौन इंप्लीमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दे आर ऑथराइज्ड टू इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बोला ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड,
दे आर ऑथराइज्ड टू इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस के साथ अलाइनमेंट में चले, वैसा है। तो ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इंटरनेशनल लॉ की स्टडी करते हैं, सबके हिसाब से फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करते हैं। Presently, accounting standard issued by ICI are applicable on non-corporate enterprises. Accounting standard notified under Companies Act 2013 applicable and mandatory on companies है। ये क्या होता है, सबसे लास्ट पेज पे मैंने लंबी चौड़ी लिस्ट बना के दे रखी है, आपको याद नहीं रखना। सबसे लास्ट पेज पे चलिए, बिल्कुल लास्ट पेज पे चलिए जरा अपने नोट्स के, दिख रहा होगा आपको ऑन द लास्ट पेज, कैन यू सी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये नहीं, इसको सिर्फ पढ़ना भर है, इसे याद नहीं रखना। आपके सिलेबस में 12th में जाकर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी बहुत ज्यादा नहीं, और अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये चलता है आपके सिलेबस में, 12th में चलता है, अभी तो कोई यूज ही नहीं है। अभी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टच ही नहीं करेंगे, आपको सिर्फ क्या करेंगे, बेसिक आइडिया देंगे कि होता क्या है, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है जी, अजम्पशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि दे आर जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रपोज एज गाइड टू एक्शन और सेटल्ड ग्राउंड बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। कौन दे रहा है ये डेफिनेशन, वही अमेरिकन दे रहे हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी की डेफिनेशन है। डेफिनेशन नहीं आती एग्जाम में, ठीक है। क्या है, ये वो रूल हैं अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली while recording accounting transactions. They are the norms, they are the rules which are followed while we are maintaining books of accounts. उनको ये फॉलो करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिक फंडामेंटल प्रोपोजिशंस जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट्स as a set of accounting principles based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. बेटा समझना, ये प्रिंसिपल दो कैटेगरी के होते हैं, एक को कंसेप्ट्स कहते हैं, एक को कन्वेंशंस कहते हैं, कंसेप्ट्स और कन्वेंशन। लेकिन जब हम आगे चलेंगे ना कन्वेंशंस ना कॉन्सेप्ट्स, कुछ नहीं, प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है उनको, उन प्रिंसिपल्स पे हम लोग फोकस करेंगे एक एक करके, मतलब आपको समझाने के लिए कि भाई 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए आपके पास या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड, मैं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट और कन्वेंशन में क्या फर्क है। अदरवाइज जब हम फ्यूचर में चलेंगे तो प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं लेके चलेंगे। देखिए पेज नंबर 1 में है, ये क्या होते हैं कंसेप्ट, बेसिक अजम्पशंस हैं। अभी बताया था उस स्टोरी में हमने, अजम्पशंस थी उस परिवार की कि ये रिचुअल फॉलो करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। तो दे आर द बेसिक अजम्पशंस और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग क्या होती है, ऑपरेट होती है। They are generally accepted accounting rule based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. इन्हें accounting क्या कहते हैं हम लोग, concepts कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, इनको फॉलो करना जरूरी होता है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, और अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो शायद आपको पेनलाइज भी किया जाए। लेकिन पेनलाइज पार्टनरशिप और उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता, कंपनीज में जबरदस्त पेनल्टीज वहां पर होती हैं। पार्टनरशिप एक्ट तो आपको अकाउंटिंग की थोड़ी डिटेल देता है, सोल प्रोप्राइटर है मतलब एक व्यक्ति जिसकी सेक्टर 27 में दुकान चल रही है मान लो, या सेक्टर 44 में दुकान चला रहा है अपनी, उसके ऊपर क्या कानून लागू हो रहा है, कुछ नहीं, उस पर तो इनकम टैक्स लगेगा, अगर वो रिटर्न भरेगा तो, नहीं भरेगा तो नहीं भरेगा। लेकिन अगर वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, वो इसे अप्लाई करेगा। तो देखें, और अकाउंटिंग अच्छा देखिए, कंसेप्ट हमें अप्लाई करने होते हैं, कन्वेंशन जो होती है वो अप्लाई करने के बाद का रिजल्ट होता है। अगर हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो किए, क्या रिजल्ट निकलेंगे, उन रिजल्ट को समराइज किया जाता है कन्वेंशन की फॉर्म में, कि अगर आप बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो क्या होगा, अगर आप अप्रूवल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो क्या निकलेगा रिजल्ट। ये रिजल्ट जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशंस बोलते हैं। So, accounting conventions are outcome of accounting principles or principle being followed by the enterprise over a period of time. इन्हें हम conventions की, conventions may undergo a change with time to bring about improvement in the quality of accounting information. लेकिन accounting concept में आप change नहीं करते, वो चलते हैं पुराने तरीके से, उन्हीं को अप्लाई करके हम conventions लेके चलते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कि जैसे एक प्रिंसिपल फॉलो हुआ, उससे रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उसको मॉडिफाई किया गया, उसको दूसरा प्रिंसिपल बना दिया, कैसे अभी देखेंगे जब हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक मतलब स्टेगनेंट है, नो चेंज। जो काम करने का तरीका, जो प्रिंसिपल, जो मतलब जो अजम्पशन आपने लगाई वही चलती चली जाएगी, उसको बदलेंगे नहीं आप, उसको नहीं बदलते। हाँ, उसके बाद हम बदलते चले जाते हैं।
ये फीचर्स बोल रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। भाई ये मैन मेड है, ऐसा तो है नहीं कि एलियंस ने बनाया इनको या एनिमल्स ने डेवलप किया, मैन मेड होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, डिपेंडिंग अपॉन द रूल रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री एंड द लैंड ऑफ द लॉ, उसके हिसाब से बदलते हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। और हमने बताया था ना पहले चैप्टर में, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिव और फीजिबिलिटी तीनों चीज इसके अंदर होती हैं। अगर ये तीन चीजें नहीं होंगी तो प्रिंसिपल फिर प्रिंसिपल रहेगा ही नहीं। अच्छा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों होती है भाई? इनके आने से एक तो कंपैरिजन आसान हो जाता है। और देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मीनिंग एंड यूजफुल फॉर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबके लिए यूजफुल हो जाता है। अब जो सुनो, आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, पूरी इंडस्ट्री में सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अगर आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे तो आपके लिए उन बुक्स को समझना आसान हो जाएगा। इट इज इजी फॉर वर्कर, इट इज इजी फॉर मैनेजर, इट इज इजी फॉर यूजर्स। बट इज ना अकाउंटिंग के यूजर्स, एक्सटर्नल इंटरनल, सबके लिए आसान हो जाता है, इसलिए जरूरत पड़ती है इनकी। अब आ रहे हैं हम लोग असली प्रिंसिपल्स पर। ये तो थियोरेटिकल चीजें थी, इनसे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन अब मैं जो एक एक चीज बताऊंगा आपको अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नोट्स देखेंगे तो क्या होता है, सपोज आपसे कभी बोला जाए कि ब्रीफली एक्सप्लेन गोइंग कंसर्न अजम्पशन, तो आप देख रहे हैं पूरे बड़े पैराग्राफ को 5-6 बुलेट पॉइंट में मैंने डाला हुआ है। तो शुरू के 2 या 3 पॉइंट जो होते हैं, अगर आप उसे लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप 10 तक की आदत होती है आपकी, आधे आधे पेज के आंसर लिखाते हैं, पैराग्राफ में ब्रेक नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना। अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में जब भी कुछ लिखें, हेडिंग्स में लिखें, और अगर उसके अंदर का कंटेंट भी हो तो उसको 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखें। आधे आधे पेज भर के मत आइए कभी भी, नहीं पढ़ता कोई। इट इज सो इरिटेटिंग फॉर अ टीचर टू रीड सच क्वेश्चंस। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले लेके चलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन। बिफोर आई प्रोसीड फॉर गोइंग कंसर्न अजम्पशन, आइए मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। जैसे मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति का है आप में से कि फ्यूचर में दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, किसी के मन में है कोई आइडिया? कोई नहीं। नौकरी करोगे सब लोग? क्या करोगे? बताना क्या, क्या बिजनेस? किडनैपिंग करेंगे? चलो बताओ क्या। ऑनलाइन में कोई व्यक्ति अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, हाँ बोलो, किस चीज का? अबे बोल तो सही, क्या, किस चीज का बिजनेस? हाँ, एयर कंडीशनर का बिजनेस, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। यह हो सकता है, मान लो कि आशा, नहीं, हाँ, अहाना, अहाना ने डिसाइड करा कि भाई वो ना एक ज्वेलरी का शोरूम खोलेंगी। ज्वेलरी का शोरूम मतलब ज्वेलरी का बिजनेस करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा अहाना, ये बताइए कि अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस खोलते हैं, ज्वेलरी का शोरूम खोलते हैं, तो वुड यू लाइक टू हैव इनॉग्रेशन विद अ कॉमन पर्सन और अ सेलिब्रिटी? किसके थ्रू आप इनॉग्रेशन करवाती हैं? सेलिब्रिटी होगा, बिल्कुल ठीक है। मान लिया इसने क्या कर दिया, कतरीना कैफ को बुला लिया कि भाई आओ रिबन काटो। कतरीना कैफ के नाम पे इसके सारे दोस्त वोस्त जो कहते हैं अच्छा भाई आ गए, चलो ठीक है, मीडिया में हाइप, सेक्टर 18 में शुरू में इनॉग्रेटेड बाय कतरीना कैफ। और उसने खूब लंबी चौड़ी भीड़, खूब सारा बिजनेस हुआ। अगले दिन ये फेडरल गिराती, कहते बहुत बिजनेस कर लिया, अब मैं बंद करके जा रही हूँ। ऐसा होता है क्या? बताइए। अनंत विधि शौर्य ऐसा होगा क्या मोक्षा? नो सर। नो सर। यू विल गेट इट इनॉग्रेटेड और इसका शटर डाउन और बिजनेस बंद, भाई बहुत कर लिया हमने बिजनेस, नहीं ना? अच्छा मुझे बताइए कि हमारे देश में कोई बिजनेस कितना पुराना आप जानते हो? कोई मुझे बता सकता है? कोई पुरानी से पुरानी दुकान अगर किसी को मालूम हो तो कोई बताइए मुझे ऑनलाइन, बोल भाई। टाटा, अच्छा चलो ठीक है, टाटा, क्या टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है, 1920 1921, ठीक है, इससे पुराना। हाँ, रिलायंस तो पड़ा, ये 1991 1989। और बताइए कुछ पुराना, कोई और बताइए मुझे। तनिष्क बहुत नया है, जब टाटा ही नहीं है तो तनिष्क नया नहीं होगा। ओह, निरुला ज्यादा पुराना नहीं है। और बताइए। HUL हाँ, ठीक। HUL अच्छा अच्छा, रुक जाइए, मैं आपकी मिसकंसेप्शन अभी दूर करता हूँ। आइए मैं दिखाता हूँ आपको हिंदुस्तान का सबसे पुराना बिजनेस एम्पायर। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? भाई रुकिए, मोती महल 47 में हुआ था शुरू, 50s में। और मोती महल पता है कब शुरू हुआ था? हाँ, अरे सागर रत्न तो बच्चा है अभी, छोटू सा। दिख रहा है भाई ऑनलाइन में सबको? कोई मुझे बढ़ के बताए क्या है?
बोलो। अरे ऑनलाइन वाले को देख के बताए मुझे। The Wadia Group, Bombay Dyeing, हाँ, कब कब Britannia Industries, डेट देख रहे हो, डेट क्या है? 1736. ये जो बिजनेस है आपका वाडिया ग्रुप का, 1736, वाडिया, बताऊंगा क्या करते हैं। 1736 में ये बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था। टाटा वाटा तो नाम ही नहीं था कहीं पर। 288 ईयर ओल्ड, अब तो 90 हो गया होगा। इतना पुराना बिजनेस, ठीक है। उनका बिजनेस क्या होता है जरा देखें। व्हाट इट, इतना पुराना बिजनेस। चलिए, अभी तो ये छोटी सी चीज है, मैं और एग्जांपल दूंगा आपके सामने अभी। जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, वाडिया ग्रुप जो है उनका क्या है, इनका बिजनेस में मैं दिखाता हूँ आपको। वाडिया ग्रुप प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं जरा दिखाता हूँ आपको। अ, वाडिया ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखिए। अकेले मन नहीं लग रहा ना तुम्हारा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताइए भाई, क्या दिख रहा है आपको, बताइए। टेक्सटाइल है, एविएशंस है, केमिकल्स है, फूड प्रोसेसिंग है, प्लांटेशन है, मीडिया, रियल एस्टेट है, बहुत कुछ है। वाडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ऐसा करके है ये, ठीक है। चलो, ये तो कोई बात नहीं। एक और मजेदार चीज बताते हैं। ये तो भाई ग्रुप ऑफ कंपनीज हुई। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी दुकान बताइए। गूगल में सर्च करना आप लोग। हाँ जी, चल, दुकान। हाँ, कितनी पुरानी दुकान देखी होगी आपने, बताइए। कितनी पुरानी दुकान, कोई बताएगा मुझे? चलो, नहीं बताते, मैं बताता हूँ आपको। बता बता, क्या है? अबे छोड़, वो तो बाजार है, मैं दुकान बोल रहा हूँ। दिख रहा है स्क्रीन पे किसी को? कैन एनीबॉडी सी दिस? Yes, sir. यस हाँ, सर। कौन है ये? घंटे समय. वाला, घंटे वाला शाही हलवाई। घंटे वाला शाही हलवाई, ठीक है। ये देखिए, ये वाला घंटे वाला शाही हलवाई, 1790। 1790 भाई। शाह आलम टू, औरंगजेब का जो सक्सेसर था शाह आलम टू के जमाने में, ये व्यक्ति आमेर, राजस्थान से आया था। आमेर से, जैन फैमिली थी ये आए थे। और ये होता ना ऑफिशियल हलवाई किसके, मुगल्स के थे ये। 1790। आप कभी गुरुद्वारा शीशगंज गए हैं चांदनी चौक में? कभी जाएं गुरुद्वारा शीशगंज, अगर आपके बैक साइड में, उसके सामने बड़ा सा फाउंटेन है। फाउंटेन के लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्डिंग की लाइन है एक। उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर उस बॉम्ब डाला गया था। हार्डिंग्स केस कहते हैं उसको। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब डाला था। उससे हाथी था लॉर्ड हार्डिंग, उसको चोट लगी थी। उसका महावत मरा था उसमें, हार्डिंग्स बच गया था। हार्डिंग्स कॉन्स्पिरेसी, इसमें तीन जो हमारे रिवोल्यूशनरी थे उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। बाल मुकुंद अवध बिहारी, मास्टर बाल मुकुंद, मास्टर अवध बिहारी। और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक पीपल का पेड़ था, उसके ऊपर लटका के उनको मार दिया गया था। वो इतना हिस्टोरिकल प्लेस है, वो जाके आप फील कर सकते हैं। उससे थोड़ा आगे जाएंगे, उसी दुकान में, उसी लाइन में घंटे वाला शाही हलवाई। अभी 2 साल पहले इन्होंने दुकान बंद कर दी थी, फिर से खोल दी। 1790। अरे मतलब ठीक है, मतलब नई जनरेशन है, कहाँ हलवाई का काम करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट देखो, इतना पुराना 1790। अब आप देख लीजिए, 1990 में तो 2 साल हो गया इनका। और अगर 24, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, हो जाना, इतनी पुरानी दुकान। तो ये बताइए, मैं ये सब क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, जरा समझते हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है आपकी, वो क्या कहती है आपसे? वो कहती है कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसका पर्पस क्या होगा? इट विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड। गोइंग कंसर्न, देखिए, आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते तो मन में क्या ख्वाहिश होती है कि यार मैं चलाऊं इस बिजनेस को, मेरे बच्चे चलाएं, उनके बच्चे चलाएं, है ना। हमारी सात पूछते इस बिजनेस को चलाएं। इसी अजम्पशन के साथ चलते हैं। या आपका अजम्पशन ये होता है कि भाई बिजनेस चलेगा और 3 दिन बाद बंद करके शटर गिरा के बैठ जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। सो पहला अजम्पशन अकाउंटिंग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। क्या? कि it is assumed that business shall continue for an indefinite time period and there is neither any intention nor any necessity to close down or to scale down its activities। कोई कोई ऐसी जल्दी नहीं है। हमें अपने बिजनेस को क्या चलाना है, ठीक है। और बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाएंगी, इसलिए रिकॉर्ड करी जाएंगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है। आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ा था ना, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। जो ट्रांजेक्शन्स एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर आप क्या कर लें, इस्तेमाल कर लें, उन्हें क्या कहते हैं, आप करंट एसेट्स बोल रहे थे। और जो एक फाइनेंशियल ईयर से बियॉन्ड चले जाएंगे, क्या बोलेंगे, नॉन करंट।
लेकिन अगर आपके बिजनेस का पर्पस क्या है कि बिजनेस चलाना ही थोड़े दिन के लिए, तो काय का नॉन करंट, काय का करंट भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप पढ़ते थे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे के खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट्स खरीद ली। क्यों कैपिटल बोलेंगे, क्यों रेवेन्यू बोलेंगे, जब आपको मालूम है कि बिजनेस एक महीने में बंद हो जाना है? तो इस अजम्पशन की वजह से क्या होता है, कोई एक्सपेंस रेवेन्यू बनता है और क्या बनता है, कैपिटल बनता है। इसकी वजह से किसी को हम करंट एसेट्स बोलते हैं, किसी को नॉन करंट बोलते हैं। इसकी वजह से किसी को करंट लायबिलिटी, किसी को नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। गॉट इट? तो दैट इज व्हाई दिस अजम्पशन इज सो इंपॉर्टेंट। अगर हमें लग रहा है कि भाई हमारा बिजनेस एक साल में बंद होगा, तो क्यों इतनी मगजमारी करनी भाई? काहे का कैपिटल एक्सपेंडिचर, काहे का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नथिंग। गॉट इट? इसी की वजह से किसी लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म बोलते हैं, किसी को लॉन्ग टर्म बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म भाई? क्योंकि चलेगी 5 साल 10 साल। लेकिन हमारा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा 5 10 साल। तो जब तक हम ये मान के नहीं चलेंगे भाई हमारा बिजनेस क्या चलेगा, इनडेफिनेट चलेगा, तब तक क्या आपका बिजनेस, आप अकाउंटिंग कर ही नहीं पाएंगे। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली शुरुआती वाली। अच्छा, इसी अजम्पशन की वजह से हमने शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी लेके चलते हैं। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, किसी कंपनी के शेयर और डिवेंचर लंबे समय के लिए लेके चलते हैं। ठीक है। और इस अजम्पशन का एक दूसरा नाम है कंटिन्यूटी अजम्पशन। क्या बोलते हैं इसे? कंटिन्यूटी अजम्पशन भी बोलते हैं। कई बार बोलते हैं व्हाट इज कंटिन्यूटी अजम्पशन, यू कैन एक्सप्लेन दिस इन दैट वे। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलिए, अह, हमारे देश में ना बहुत सारे रेसलर्स हुए, रेसलर्स पहलवान हुए। क्या कोई मुझे बता सकता है कि लेजेंडरी रेसलर का नाम कोई? अरे खाली तो बच्चा है यार। हाँ, दारा सिंह। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं दिखाता हूँ आपको, रुक जाइए। ऑनलाइन में बताया कोई लेजेंडरी रेसलर्स हमारे देश के, इंडिया के? ये दिख रहे हैं आपको 3 लोग? कौन दिख रहे हैं? कैन यू सी ऑन द स्क्रीन 3 लोग? यस सर। ये देखो। नहीं, अब खली तो क्योंकि उसने यूएस में WWE जगह था, ये वाले लोग। ये खली साहब हैं, दारा सिंह, और ये है गामा पहलवान। ये और ये दोनों अनडिफिटेड थ्रू आउट देयर लाइफ, अनडिफिटेड इन देयर लाइफ। कभी कोई कुश्ती नहीं हारे थे जिंदगी में। बहुत सारे रेसलर्स होते हैं। आपने MMA देखा होगा, उसमें हबीब और ये वो एक और क्या क्या नाम थे उनके, कॉर्नर, मैकग्रेगर और वो ऐसे कुछ थे। मैकग्रेगर का भी डिफीट का रिकॉर्ड है। तो लेकिन ये लोग जो थे, दारा सिंह और ये जो गामा पहलवान थे, दारा सिंह तो 6 फुट 3 इंच का था। ये गामा जो था ये 5 फुट 5 या 6 इंच का था। एंड ही वॉज अ वर्ल्ड चैंपियन। जिंदगी में कोई नहीं हरा पाया इसे। नहीं, ये तो अलग अलग टाइम जोन के थे ना, अलग अलग टाइम जोन के थे। कोई नहीं था ऐसा, देयर वॉज नथिंग, है ना? मैं क्यों बोला इसे? दे आर कंसिस्टेंट इन देयर प्रोफेशनल करियर, नहीं हारा कुछ भी। और दारा सिंह ने तो क्या कहता, हनुमान जी का रोल भी किया था रामायण में, आपने देखा होगा। ये जो गामा पहलवान थे, ही वॉज अ लेजेंड इन इंडिया। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो ये पाकिस्तान चला गया, और फिर बहुत बुरी जिंदगी इनकी हुई। मतलब नहीं ये वहां अच्छा कर पाए। मतलब बड़ा गरीबी में इनका जीवन बीता, और बहुत बुरी तरह बीमारी में मर के खत्म हुए। और जबकि आप देखिए दारा सिंह यहाँ पर, ही लिव लाइफ, किंग साइज लाइफ, और पूरा देश में सम्मान मिला, सब कुछ मिला। और अच्छे तरीके से इनका अंत हुआ, जो भी हो। इससे जगह हो यार पड़ोसी। क्या? अब देखिए जरा, तो दारा सिंह और जो मैंने गामा पहलवान बताया, दे वर कंसिस्टेंट। व्हाट वाज देयर कंसिस्टेंसी? अनडिफीटेड इन देयर करियर, अनडिफीटेड इन करियर। अच्छा, मान लिया जाए, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जैसे मान लो एक बच्चा है, जब फर्स्ट क्लास में था 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, जब सेकंड में था, फिफ्थ में, मतलब नाइन्थ तक उसका 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, टेंथ में भी कंपार्टमेंट। वॉइस कंसिस्टेंट बोलेंगे ना, कंसिस्टेंस है। ये एक ऐसा बच्चा जो कि थ्रू आउट मेरिटोरियस रहा, मतलब नर्सरी से लेकर 10th 12th तक 90% से कभी कम नहीं आया, वहां भी कंसिस्टेंसी हो गई। सो अब जब हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग में, उसका क्या मतलब होता है, जरा समझने की कोशिश करें। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहता है कि प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर, तरीके जो आप फॉलो करते हैं अकाउंटिंग के, वो बदलने नहीं है आपने। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस फॉलोड, दे विल नॉट बी चेंज्ड। कभी नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि अगर आप बदलते हैं, कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बदलते हैं तो फोरकास्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट विल नॉट गिव यू मीनिंगफुल रिजल्ट।
तो ये क्या कहता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस अगर अगर एक बार आप फॉलो कर लें बेटा तो उसको बदलना नहीं है। लेकिन क्या ये बिल्कुल एटर्नल है? नहीं। अच्छा सुनो, अगर कानून बदल गया तो क्या करेंगे भाई? जैसे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मान लो कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से चलती थी, कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, अब क्या करोगे? अब तो बोलो नहीं तो हम तो 1956 के हिसाब से बनाएंगे, नहीं चलेगा ना ऐसा। जैसे पहले सेल टैक्स होता था, फिर वैट आया, अब जीएसटी आ गया। एक दुकानदार कहता है नहीं तो मैं तो सेल टैक्स के तरीके से काम करूंगा, ऐसा थोड़ी होगा। आपको तो बदलनी पड़ेगी ना अकाउंटिंग। आपकी टैक्स की अकाउंटिंग अब आपको क्या करनी पड़ेगी? अब आपको जीएसटी के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जहां तक पॉसिबल हो उसको बदलना नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू चेंज। क्योंकि अगर आप बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कंपैरिजन, आपकी फोरकास्टिंग वो सब हिल जाएगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस assumption, accounting practices once selected, adopted, should applied consistently year after year. This concept provides comparability of accounting data of the same enterprise over the different time periods, उसे इंटरफर्म कंपैरिजन, या फिर आपका कंपैरिजन दूसरी फर्म के साथ कहता है जिसे कहते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन। कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स पर्सनल बायस, हेल्प्स इन अचीविंग रिजल्ट्स दैट आर कंपेरेबल। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, ये कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिस आप बदल सकते हैं। दो चीज, अगर उसको बदलने से आपकी अकाउंटिंग ज्यादा मीनिंगफुल हो जाए, या फिर बदलाव इज नेसेसरी बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, तब आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास, क्या बेटा फोन आपको बंद करने के लिए कहा गया है, फिर तुम फोन लेके बैठे हुए हो, आपको बोला जाए क्या फोन रखना है वहां पर, आप अगली बार से सब लोग वहां फोन रखेंगे, बैग में भी नहीं रखेगा कोई। तो आपको कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का वॉयलेशन कब करना है? जब क्या हो जाए, उस नए मेथड से क्या हो जाए कि अकाउंटिंग मोर मीनिंगफुल हो जाए, या फिर वो चेंज जो है इट इज कंपल्सरी बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। तो कई बार बोलते हैं ना कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है, लेकिन कंपनी ने चेंज कर दिया क्योंकि कानून बदल गया, स्टिल कंपनी इज फॉलोइंग कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। लेकिन एक बार एक तरीका अकाउंटिंग, जैसे एक बार अमेरिकन अप्रोच बनाती है, फिर ब्रिटिश अप्रोच, फिर अमेरिकन, फिर ब्रिटिश, तो कंसिस्टेंसी नहीं कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, नीचे लिखा है बट कंसेप्ट डजंट मीन्स दैट मेथड और प्रैक्टिस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज। ये बदली जा सकती है कब? when the method and practice may change by the law of accounting standard requires, or if the change will result in more meaningful presentation. However, the nature or the effect of change of method and justification for the change must be clearly disclosed. अगर आप अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस बदल रहे हैं तो आपको नीचे बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा उस साल कि हम अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस बदल रहे हैं, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, इट इज मैंडेटरी बाय लॉ, वो आपको लिखना पड़ेगा क्लियरली। तो आपने कौन सी अजम्पशंस लेके चलिए आपके सामने? दो बोली, एक तो बोला हमने क्या अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड, और दूसरा क्या बोला हमने, क्या बोला दूसरा हमने? कंसिस्टेंसी अजम्पशन बोल के चले कि अकाउंटिंग तरीके जो आप फॉलो कर रहे हैं इनको आप बदल नहीं सकते, बदलेंगे तो क्या होगा, जब ये एसेंशियल हो या कानून कंपलसरी करे तब बदलना है आपने इसको, अदरवाइज नहीं। चलिए एक और प्रिंसिपल पढ़ते हैं अब आपका, ये है सॉरी अप्रूवल अजम्पशन। इसका क्या मतलब होता है जरा जानने की कोशिश करते हैं। आपने जनवरी 1 को सेल कर दी, कितने की? 1 लाख रुपए की। ठीक है जी। और आपको मार्च 31 को इसमें से कितना पैसा रिसीव हुआ? ये आपने क्या करी थी? ये आपने क्रेडिट सेल्स करी थी, और पैसा कब मिला आपको? कब मिला? मार्च 31 को। तो मुझे बताइए, इन अकाउंटिंग आप इसे जनवरी 1 को रिकॉर्ड करेंगे या मार्च 31 को रिकॉर्ड करेंगे? मार्च 31 को। ऑनलाइन ऑनलाइन वाले क्या बोलते हैं? ऑनलाइन वाले लोग क्या बोलते हैं बताइए, कब रिकॉर्ड करेंगे इसे? शौर्य, अनंत, हाँ, हाय जनवरी हाय, फर्स्ट वेलकम टू। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको झोले में रखो, 31 मार्च को सारी रात बैठो और रिकॉर्ड कर दो। नहीं नहीं, ही सेइंग 31 मार्च को करना है। बेटा यही तो एक्रूवल प्रिंसिपल आपके सामने आता है। एक्रूव मतलब होना, हैपनिंग समथिंग। तो एक्रूवल प्रिंसिपल क्या कहते हैं? रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। जिस दिन हो जाए उसी दिन लिख दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रांजेक्शन जिस दिन हो जाए उसी दिन लिखना है। जनवरी 1 को हुई उसी दिन लिखना है। पैसा आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजेक्शन को कब लिखना है?
द डे व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट, ये है एक्रूवल प्रिंसिपल। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में पहले और फिर देखते हैं कि इसका इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ जाता है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, बोलो। हाँ बिल्कुल उसी साल लिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल उसी साल में लिखेंगे। जैसे मान लो इस साल आपकी सेल इस साल 10 लाख की हुई, और पिछले साल आपकी सेल 5 लाख की, जिसमें 3 लाख रुपए अभी पैसा नहीं मिला था। इस साल जो आपको 10 लाख मिला और 3 लाख पिछले साल का भी मिल गया, 3 लाख पिछले साल का पिछले साल दिखाया जाएगा, इस साल नहीं दिखाया जाएगा। इस साल तो सिर्फ 10 लाख ही लेके चलेंगे आप। कैश से मतलब नहीं होता, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो उससे मतलब होता है। बोलिए। हाँ तब तो लिखेंगे, तब तो डेटर से पैसा मिल गया, तब तो लिखना ही लिखना, उसको भी लिखना है हमें। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि जब पैसा मिले तब, पैसे से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अकॉर्डिंग टू एक्रूवल assumption, revenue and expenses are recorded in the period in which they become due rather than when they are received or paid। जैसे मान लो मैंने अपने वर्कर को सैलरी देनी है, 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर भी क्लोज हो गया, सैलरी नहीं दे पाया, लेकिन एक्सपेंस तो मेरा माना जाएगा, इस साल का एक्सपेंस माना जाएगा। भले ही मैं पेमेंट अगले साल कर रहा हूँ उसकी, उसे इस साल का क्या मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। या हमें इनकम मिल रही थी, हमें सबने कोई रेवेन्यू मिल रहा था, रेवेन्यू वाले ने कह दिया कि सर पैसा तो ड्यू हो गया लेकिन मैं अगले साल दूंगा, उसे इसी साल की रेवेन्यू मानेंगे आप, अगले साल की नहीं मान के चलेंगे। तो एक्सपेंसेस और इनकम जो इस साल से रिलेटेड है उनको लिखेंगे आप, चाहे आपने पेमेंट करी या नहीं करी, चाहे पैसा मिला या नहीं मिला। और जानते हैं इसी प्रिंसिपल की, इसी अजम्पशन की वजह से क्या होता है, कोई एक्सपेंस एक्सपेंस बनता है और कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होकर लायबिलिटी बन जाता है। कोई एक्सपेंस एक्सपेंस बनता है, कोई एक्सपेंस एडवांस एक्सपेंस बोल के एसेट्स बन जाता है। तो अगर ये प्रिंसिपल ना हो तो क्या हो जाएगा। अच्छा सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल। आपने क्या किया, आपने कोई घर किराए पे ले लिया, ठीक है, आपने बोला कि भाई मैं 12 महीने तक यहाँ पर रहूंगा, आपने 6 महीने का किराया पे कर दिया, और 6 महीने का किराया क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। टोटल 12 महीने का किराया आपके लिए एक्सपेंस बनेगा, जो पे कर दिया उससे कैश कम हो गया, जो नहीं पे किया उससे लायबिलिटी बढ़ गई। लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं, जब हम पेमेंट करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, तो नहीं चलेगी अकाउंटिंग। एक्रूवल प्रिंसिपल क्या कहता है, जिस साल का था उसी साल का एक्सपेंस बनेगा, चाहे पे हो चाहे ना पे हो। अब अगर एक्रूवल प्रिंसिपल ना होता तो फिर ये करंट लायबिलिटी थोड़ी बनती। एक्रूवल प्रिंसिपल नहीं होता तो कोई एक्सपेंस एडवांस थोड़ी कहलाता। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, एनी एक्सपेंस बिकम एक्सपेंस और बिकम लायबिलिटी, एनी इनकम बिकम्स इनकम और बिकम एन एसेट, एनी एक्सपेंस इफ इट इज पेड एडवांस वो क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। तो अगर एक्रूवल प्रिंसिपल नहीं होगा तो आपके जो आउटस्टैंडिंग एडवांस होते थे इनका एडजस्टमेंट ही नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाई दिस प्रिंसिपल इज सो इंपॉर्टेंट। और पढ़ते हैं इसके बारे में जरा, क्या लिखा है देखें। तो एडजस्टमेंट तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में करते हैं ना, अभी नहीं करते हो। अभी तुम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। ये जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, दे हेल्प यू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इवेंट्स इन अ मीनिंगफुल वे। क्लोजिंग तो हम बाद में करते हैं, एडजस्टमेंट्स वगैरह सारे बाद में होते हैं। जैसे देखिए, रेवेन्यूज रिकवर्ड, जैसे आपने देखा, आपने बोला आपने गुड्स बेच दी 27 जून 2022 को, 2 महीने के क्रेडिट पे, तो और सेल तो कब रिकॉर्ड होगी, 27 जून को रिकॉर्ड होगी। भले ही आपका अमाउंट अगस्त 22 को मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगस्त में मिलेगा तो कैश बोल देंगे, डेटर के अगेंस्ट बोल देंगे, आज तो उसे क्या मानेंगे, सेल्स मान के चलेंगे। अच्छा, दिस concept recognizes assets, liabilities, income, expenses as and when transactions relating to it are entered into to arrive at correct profit or loss। ये प्रिंसिपल हमारे लिए, ये assumption हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। क्योंकि अच्छा कैसे पता चलेगा करेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं है। अच्छा सोचो जरा, मान लो मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 था, और आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है। इस साल आपका रेवेन्यू जो है मान लो टोटल 10 लाख का था, जिसमें से रिसीव कितने का हुआ, 8 लाख का हुआ, और 2 लाख का जो था वो अभी रिसीव नहीं हुआ। इसी तरह से एक्सपेंसेस जो थे आपके, वो थे मान लो 8 लाख के थे, जिसमें से आपने पे कितने के कर दिए थे, 6 लाख के पे कर दिए थे, और 2 लाख के आपने अभी क्या करे, पे नहीं करे। अब ये वाला जो है रेवेन्यू, ये आपको इस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, और ये वाला आप इस फाइनेंशियल ईयर में पे करेंगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो इनके अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंस होंगे ना, इनको वहां हम पेमेंट तो कर रहे हैं, रिसीव तो कर रहे हैं, दे एक्चुअली बिलोंग टू व्हाट, टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इनका एडजस्टमेंट, इनका रिकॉर्डिंग, इनका सब कुछ हम इसी फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, चाहे पेमेंट हो ना हो, चाहे रिसीव हो या ना रिसीव हो। ये अप्रूवल प्रिंसिपल की होती है। अच्छा, अब और मान लो
10 लाख माइनस 8 लाख, व्हाट इज माई प्रॉफिट? 2 लाख। 2 लाख माई प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं इनको कंसिडर नहीं करता, 8 लाख और कितना 6 लाख, तो कितना मेरा 2 लाख दिख रहा है। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, ये वाली तो अगले फाइनेंशियल ईयर पे चलेगी। आपको क्या करना है, आपको ट्रांजेक्शन्स और इवेंट जिस साल की है उसी साल में लिखनी है, पेमेंट हो या ना हो। दिस इज एक्रूवल अजम्पशन। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप ये तीनों के बारे में समझ में आएगा आपको। और आप देखेंगे जब हम इनको रिकॉर्ड करेंगे ना, चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े, चाहे जर्नल एंट्री पढ़े, जहां भी पढ़े, इनको हम डिटेल में इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है। मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, किसके स्कूल में अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया है ना, हो रहे हैं ना। अब क्या होता है, देखिए, एक गड़बड़ क्या आती है जरा समझना, क्योंकि आपने प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े, पढ़े तो ढंग से नहीं पढ़े। मान लिया जाए मालिक ने बिजनेस में कैपिटल लगाया, लगाया बिजनेस में कैपिटल लगाया, ठीक है। हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगा, ओनर के लिए तो एसेट्स बन गई, बनी ना ओनर के लिए एसेट, हाँ या ना बताइए। इफ मान लिया जाए कि श्लोक ने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया, लगा दिया, तो श्लोक के लिए तो एसेट्स है ना वो, है ना। लेकिन बिजनेस के लिए क्या, लायबिलिटी। अब हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे भाई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, श्लोक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो सारे टंटे खत्म। तो क्या हुआ, बिजनेस में 10 लाख का कैश आया, और बिजनेस में 10 लाख की क्या हुई, कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ी, काम आसान हो गया। लेकिन अगर हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल नहीं लगाते, बिजनेस के मालिक और बिजनेस को सेपरेट नहीं करते हैं, तो फिर भगदड़ मच जाती है। मान लिया जाए श्लोक बिजनेस का मालिक, इसने बिजनेस के लिए 5 लाख खर्च कर दिया, तो दैट इज बिजनेस एक्सपेंस। इसने अपने बच्चे के इलाज के लिए 2 लाख खर्च कर दिया, वो थोड़ी बिजनेस एक्सपेंस है। अरे वो तो बिजनेस का बच्चा थोड़ी है, वो तो श्लोक का बच्चा है। तो अब आप बताइए, पर्सनल एक्सपेंस को आप बिजनेस के साथ मैच करेंगे तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा नहीं ठीक से। तो अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन क्या कहता है आपसे, कि भैया मालिक और बिजनेस को सेपरेट ट्रीट करके चलो। बोलिए। देखो, श्लोक के दो काम है, एक उसने बिजनेस चला रखा है, ठीक है जी, और एक उसने क्या कर रखा है, अपना नौकरी करता है कहीं पर। ठीक है जी, दो दो काम करता है शाम को, मतलब जैसे रात को, जैसे उसका ऑफिस 9 से 5, 9 to 5 का उसका ऑफिस है, 5 बजे के बाद 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अपना बिजनेस चलाता है इवनिंग में। अच्छा खासा चलता है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को उसने पैसा लगाया तो बिजनेस के लिए तो कैपिटल हो गया। अब श्लोक ने बिजनेस से पैसा निकालकर मंदिर में दान कर दिया, वो ड्राइंग्स कहलाएगी। ठीक है, लेकिन श्लोक ने अपने अकाउंट से पैसा निकालकर मंदिर में दान कर दिया, तो बिजनेस का क्या लेने देना उससे, तो बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं करना उसको। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ऐसे डिफरेंशिएट करता है कि बिजनेस का मालिक बिजनेस से उठा के खर्चा कर रहा है, या अपने पैसे से उठा के खर्चा कर रहा है। बिजनेस का मालिक बिजनेस से उठा के गुड्स सैंपल के रूप में दे रहा है, तो वो एडवर्टीजमेंट कहलाएगा। लेकिन वो गुड्स अपने घर में खपा रहा है, तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म से पढ़ा था ना, ड्राइंग्स। मालिक अगर बिजनेस से पैसा निकालता है, अपने ऊपर यूज करता है, अपने बच्चे परिवार पे यूज करता है, ड्राइंग्स कहलाएगा। मालिक बिजनेस से सामान उठाता है, अपने घर में इस्तेमाल करता है, क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। लेकिन मालिक अपना सामान उठाता है और सैंपल के रूप में कस्टमर को बेचता है, तो क्या कहलाएगा, वो एडवर्टीजमेंट कहलाएगा। कहलाएगा। तो आपको अकाउंटिंग के अंदर क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसिडर्ड सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। Counting is always done from the viewpoint of business, not from the viewpoint of owners. ओनर के हिसाब से नहीं चलेंगे आप लोग, किसके हिसाब से चलेंगे, बिजनेस के हिसाब से। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या आता है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनके लिए तो परेशानी है, जिन्होंने पढ़ लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि देना पड़ रहा है मालिक को। हाँ हाँ, लेकिन रीजन पता, वो वो रीजन यहाँ से आएंगे ना अभी। इसलिए तो मैंने कहा था कि पहले हम अपना कंसेप्चुअल बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर देखना आपको हर चीज का लॉजिक है भाई। हाँ हाँ, और ऐसे इंटरेस्ट ड्राइंग प्लस माइनस होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे समझाएं, और प्रिंसिपल्स तो समझाए नहीं अभी।
एक क्लास की बात और है, अकाउंटिंग क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, हिल जाओगे आप अच्छे से, ठीक है, बट विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो देखिए, पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ओनर आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। जैसे हाउस, कार, पर्सनल इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सब अलग अलग रखी जाएंगी। और अगर बिजनेस के पैसे से होगी तो ड्राइंग्स कहलाएंगी, अपने पैसे से होगा तो कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ना है, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और सुनिए, प्रोपराइटर यानी कि मालिक बिजनेस का क्या कहलाएगा, बिजनेस के लिए क्रेडिटर कहलाएगा। और वो क्या देता है बिजनेस को, कैपिटल देता है बिजनेस को। गॉट इट। और इसीलिए इसी प्रिंसिपल की वजह से हम क्या करते हैं, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी में डिफरेंस पालते हैं। इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है, मालिक की, कैपिटल की। एक्सटर्नल लायबिलिटी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। आगे क्या लिखा है, proprietor or owner is treated as a creditor to the business to the extent of capital invested by him or her in the business. When owner brings some more money as a capital, it is treated as a liability to the business, to the owner. Similarly, when he withdrew the money from the business, personal expenses के लिए क्या कहलाता है वो, drawings कहलाता है, and it is treated as a reduction in owner's capital कहलाती है वो। तुमने जो पैसा लगाया निकाल दिया, रिडक्शन कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे प्रिंसिपल चलता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी, हर जगह पे प्रिंसिपल चलता है। अब आप बोलेंगे कंपनी में कैसे चलेगा, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओनर कहलाते हैं। शेयर कैपिटल क्या कहलाती है, इंटरनल लायबिलिटी। बाहर वाले क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। पार्टनरशिप में पार्टनर क्या कहलाएंगे, इंटरनल लायबिलिटी, उनकी कैपिटल, बाकी क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल। सोल प्रोप्राइटरशिप आप जानते ही हैं, आप क्या कहलाओगे, इंटरनल कहलाएंगे, बाहर वाले क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल। हर जगह ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल चलता है, ठीक है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। तो आज मैं इस डिस्कशन को यहीं रोक रहा हूँ, अगली क्लास में और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं कुछ बताऊंगा चीजें। और एक क्लास का और एक कंसेप्ट बनता है, इसके बाद अगर अगली क्लास थोड़ी बड़ी भी करनी पड़े ना इसको वाइंड अप करने के लिए तो कर लेंगे, बट आई विल मैसेज यू ऑन टाइम। इसको वाइंड अप कर लेंगे, नोट्स सभी के पास आ गए हैं, जिनके पास नहीं है उनको मैं अभी प्रोवाइड कर देता हूँ।